और हेमा मालिनी का कटा पत्ता। शिवपाल यादव भी कूदे बेनी और सपा की जुबानी जंग में। बेनी को बताया मानसिक रोगी, अफीम की तस्करी का भी लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में सीबीआई ने शहीद डीएसपी जियाउल हक के आवास के लिए तलाशी। शहीद की पत्नी परवीन भी रही मौजूद। शहीद डीएसपी के नोटपैड और डायरी को सीबीआई ने लिया कब्जे में। फतेहपुर के इटैली गांव में थाना प्रभारी के आतंक से खौफजदा गांव वालों ने कप्तान से लगाई सुरक्षा की गुहार। कोटेदार की शिकायत करने पर थाना प्रभारी ने गांव में मचाया आतंक। एक शिकायतकर्ता की हार्ट अटैक से मौत। बदायूं में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के साथ किया रेप। घर में रखे जेवरात और नकदी भी लूट ले गए बदमाश। महोबा में पानी के लिए दो भाइयों में हुई खूनी जंग। बड़े भाई ने छोटे भाई की ली जान। भाई की पत्नी को भी किया लहूलुहान। गोरखपुर में कैंट पुलिस की कार्रवाई से नाराज महिलाओं का डीएम ऑफिस में हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाइक चोरी के इल्जाम में पुलिस ने नाबालिग को भेजा है जेल। और मुजफ्फरनगर में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग। आग में जलकर 2 लोगों की मौत। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए रविवार को टीम 2014 का ऐलान कर दिया। इस टीम में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। मोदी की संसदीय बोर्ड में 6 साल बाद वापसी हुई है। इसके साथ ही मोदी के कई करीबियों को भी नई टीम में जगह दी गई है। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी टीम में स्थान मिला है, जिसमें साध्वी उमा भारती शामिल हैं, जिसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम को लेकर कहा जा रहा है कि टीम तो राजनाथ की है, लेकिन लोग नरेंद्र मोदी के हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित किसी राज्य के एकमात्र मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड में जगह दी है। मोदी को राजनाथ की अध्यक्षता वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं राजनाथ सिंह ने अपने पहले अध्यक्षीय कार्यकाल में मोदी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया था, लेकिन आज बदले हालात में उन्हें मोदी को वापस लाना पड़ा। राजनाथ की घोषित 76 सदस्यीय टीम में 12 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव और 7 प्रवक्ता बनाए गए हैं। इसके अलावा 12 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड, 19 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति और 5 सदस्यीय केंद्रीय अनुशासन समिति भी इस टीम का हिस्सा है। नई टीम में केंद्रीय संसदीय बोर्ड में मोदी सहित 12 लोगों को शामिल किया गया है। नए संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अनंत कुमार, थावर चंद गहलोत और रामलाल। 10 सदस्यीय महासचिव मंडल में राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी और अमित शाह को जगह दी है। वरुण गांधी इसके पहले पार्टी के सचिव थे, वहीं अमित शाह को नरेंद्र मोदी का नजदीकी माना जाता है। इन महासचिवों में अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, तापिर गाव, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव और रामलाल शामिल हैं। पार्टी के 15 सदस्यीय सचिव मंडल में श्याम जाजू, भूपेंद्र यादव, कृष्णदास, अनिल जैन, विनोद पांडे, त्रिवेंद्र रावत, रामेश्वर चौरसिया, आरती मेहरा, रेणु कुशवाहा, सुधा यादव, सुधा मालवीय, पूनम महाजन, लुई मरांडी, तमिल ईसाई और वाणी त्रिपाठी को जगह मिली है। पूनम महाजन पार्टी के पूर्व महासचिव स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार के सदस्य वरुण गांधी को खास महत्व देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। राजनाथ की टीम से फिलहाल तो संतुष्ट दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भाजपाई। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष
लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि युवा शक्ति से लैस ये टीम निश्चित ही मिशन 2014 में सफल परिणाम देगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कई बड़े दिग्गज को राजनाथ सिंह ने सिरे से नकार दिया है और युवाओं की एक टीम के भरोसे मिशन 2014 को फतेह करने का बिगुल फूंक दिया है। कलराज मिश्रा, विनय कटियार और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को टीम में बड़े पद पर न लाए जाने से भाजपा की घरेलू राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों को ये एक संतुलित टीम लग रही है या ये भाजपाई किसी भी बयानबाजी से बचना चाहते हैं। हालांकि विनय कटियार और कलराज मिश्रा के पद छीनने पे गोलमोल जवाब दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन विनय कटियार का ये कहना कि वरुण गांधी को गांधी होने का फायदा मिला है, उनके दर्द को बयां कर रहा है। सियाओं पर हो रहे लगातार हमलों के विरोध में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने लखनऊ में आतंकवाद विरोधी पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने भाग लिया। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि आतंकवाद का न कोई धर्म होता है न कोई मजहब। वहीं कल्बे जव्वाद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट होते हैं तो देश में आतंकवाद बढ़ेगा। सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने आतंकवाद के खिलाफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ मिलकर परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज स्थित जीपीओ चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जहां सबसे बड़ा एजेंट है, वहीं पाकिस्तान में सियाओं को जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार की हाथ है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से भाजपा आगे बढ़ा रही है, उससे तो यही लगता है कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो देश में कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि भाजपा के अंदर सारी शक्तियां सांप्रदायिक हैं और भाजपा हमेशा ही सांप्रदायिक ताकतों को ही आगे बढ़ाते रही है। ऐसा उससे यह उपेक्षा करना कि वो कभी सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी बनेगी, ये कभी संभव नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर विरोध है, उसे देखकर यह आसान नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों में अपनी पैठ बना पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज 9वां दिन हो गया। उनके पार्टी के लोगों ने बताया है कि लाखों पत्र जो दिल्ली वासियों ने भेजा है, उसे शीला दीक्षित को कल सौंपा जाएगा। पार्टी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के कारण राजधानी में बिजली और पानी की दरों में इजाफा हुआ है। बयान में कहा गया है कि अपना बढ़ा हुआ बिल जमा न करने का फैसला ले चुके दिल्ली वासियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब शीला दीक्षित को तय करना है कि वो जनता की आवाज सुनेंगी या निजी कंपनियों का समर्थन करेंगी। अरविंद केजरीवाल के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था। बीएसपी के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस मामले में बड़ी कामयाबी का दावा किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर नितेश कुंज में हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों में एक अमित नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित ही इस हत्याकांड में प्रमुख आरोपी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित ही हत्याकांड के दौरान स्कॉडा कार चला रहा था। पूछताछ में पता चला है कि अमित को भारद्वाज के किसी रिश्तेदार ने ही सुपारी दी थी। बता दें कि दीपक पत्नी बेटों से अलग रहते थे। ऐसे में पहले से ही शक की सुई उनके किसी रिश्तेदार पर घूम रही थी। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आज वाराणसी पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि बेनी प्रसाद वर्मा जो हैं वो अफीम के सप्लायर हैं। इन दिनों राजनीति के गलियारों में बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देकर हलचल मचा दिया है। आज वाराणसी में समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले शब्दों में बेनी प्रसाद वर्मा को कहा कि वो हीरोइन चरस के सप्लायर हैं, स्मगलिंग करते हैं। शिवपाल यादव बस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा सिगरेट में गांजा, चरस, स्मैक मिलाकर पीते हैं, हर वक्त वो नशे में रहते हैं। बयानबाजियों के इस दौर में देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बयान के बाद क्या कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बेटियों के लिए खजाना खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर से एक और योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम बड़े बेटियां रखा गया है। साथ ही आजम खान ने 1500 छात्राओं को चेक भी बांटे। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके चलते आज रामपुर के जोड़ विश्वविद्यालय में बेटियों और बेरोजगारों के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर खजाना खोल दिया है। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पढ़े बेटियां बड़े बेटियां योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता के चेक बांटे गए। रामपुर में आज कुल 1500 लाभार्थियों को चेक बांटे गए, जिसमें पढ़े बेटियां बड़े बेटियां और कन्या विद्याधन के साथ साथ बेरोजगारी भत्ते के चेक भी बांटे गए। इस योजना के साथ साथ कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जोहर विश्वविद्यालय में कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के अभ्यर्थियों को भी चेक बांटे। राजधानी दून की सड़कों के डामरीकरण को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने खुद मोर्चा संभालते हुए दून की सड़कों का निरीक्षण किया। राजधानी दून में पिछले लंबे समय से हो रहे सड़कों के डामरीकरण का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लैंसीडाउन चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने काम में ढिलाई बरतने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जिन सड़कों को लेकर बजट स्वीकृत किया गया है, उस पर 30 अप्रैल तक यदि काम पूरा नहीं हुआ तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले भी विकास कार्यों में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी ही हैं जो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाना चाहते। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को आज रात से रेलवे भी महंगाई का तोहफा देगा, यानी तत्काल और ई टिकट आज रात से महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से अब यात्रियों को तत्काल आरक्षण टिकट के लिए और अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। रेलवे यात्रियों से सोमवार से तत्काल टिकट पर बढ़ा हुआ चार्ज वसूलेगा। वहीं सर्विस टैक्स लगने से ई टिकट भी महंगा हो जाएगा। तत्काल में अभी 500 किलोमीटर यात्रा करने पर यात्रियों को 75 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन 1 अप्रैल से 90 रुपए देने होंगे, जबकि 500 किलोमीटर से ऊपर 150 के बजाय 175 रुपए देने होंगे। एसी चेयर कार में 75 रुपए के स्थान पर 100 रुपए देने होंगे। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 150 के बजाय 200 रुपए देने होंगे। इसी तरह थर्ड एसी में 500 किलोमीटर में तत्काल का चार्ज अब 250 रुपए देना होगा। अब तक इसके लिए 200 रुपए ही देने पड़ते हैं। 500 किलोमीटर से ज्यादा पर 300 के बजाय 350 रुपए देने होंगे। वहीं सेकेंड एसी में 200 की बजाय 250 और 500 किलोमीटर से ऊपर 300 की बजाय 400 रुपए देने होंगे। एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 500 किलोमीटर तक पर अब 200 के बजाय 300 रुपए और 500 किलोमीटर से अधिक 300 की बजाय 400 रुपए देने होंगे। ऐसे में रेलवे बढ़ा हुआ सरचार्ज वसूलेगा। वहीं रेलवे यात्रियों की माने तो एक बार फिर से रेल यात्रा के दौरान महंगाई कहर बर पाएगी और वो चुपचाप यूं ही सहते रहेंगे। शहीद जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद आज प्रतापगढ़ स्थित उनके अपने आवास पर पहुंची। परवीन आजाद अपने शहीद पति जियाउल हक का सामान लेने कुंडा गई थीं। उन्होंने कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर मौके से पुलिसकर्मी नहीं भागते तो उनके पति की जान बच सकती थी। हालांकि उन्होंने सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा जताया, मगर पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि भगोड़े पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कुंडा के बलीपुर गांव में अपने पति की शहादत के बाद पहली बार कुंडा पहुंची जियाउल हक की पत्नी परवीन ने एक बार फिर साफ किया कि वो इंसाफ पाने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। मीडिया से मुखातिब होने से पहले परवीन से मिलने सीबीआई की टीम भी सीओ आवास पर पहुंची थी। परवीन आजाद ने कहा कि कुंडा के इस आवास से उनका भावनात्मक लगाव रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, कम से कम अब दोबारा किसी और के साथ ऐसा न हो। बेटे की बचाव की गुहार लगाने आए पीड़ित परिवार पर पुलिस की लाठियां किस तरीके से टूटी हैं, यह नजारा गोरखपुर में देखने को मिला। कैंट थाना क्षेत्र में बीते दिनों पकड़े गए नाबालिग युवक के मां बाप जिलाधिकारी रवि कुमार एनजी से गुहार लगाने के लिए आज आए हुए थे। तो उनका गुनाह इतना ही था कि गुहार लगाने जिलाधिकारी के वहां आवास पर चले आए। फिर क्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई। यही नहीं, राहगीरों पर भी पुलिस ने अपनी लाठियां तोड़ी। संत कबीर नगर जिले से आई एक महिला दवा कराने जो प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा और जमकर उसके ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा
लॉ एंड ऑर्डर की सुधार करने वाली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने में कितनी मकसूद है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बलात्कार और लूट जैसी संगीन वारदातों ने पुलिसिया शैली को झकझोर कर रख दिया है। बदायूं में बदमाशों ने घर के अंदर परिजनों को बंधक बनाकर असला के बल पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया और